अच्छा जी, आपको पता है कि हम जो है 20th सेंचुरी नावल को हम डिस्कस करते हैं, और ये जो है तकरीबन आधा वीडियो जो है हमने आधा लेक्चर जो है हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये पार्ट 2 है। वो असल में वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही थी, तो हमने सोचा कि 2 पार्ट्स में हम कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है जोइस कॉम्प्लेक्स वर्क इंक्लूडेड यूलिसिस, the most important work of modern literature that is referred as demonstrations or summations of the whole movement। तो फिर जो है यूलिसिस का, जो जेम्स जॉयस का जो कॉम्प्लेक्स वर्क है यूलिसिस, उसका एक नावल है। ठीक है बेटा, एमसीक्यूज के अंदर इसको हम प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं कि उस यूलिसिस के नाम से टेनिसन का एक पोएम भी है और इस तरह एक ड्रामा भी है। रॉबर्ट बर्न्स के जो एक प्ले भी है उस द सेम टाइटल से, यूलिसिस से, मतलब इस जो यूलिसिस है ना, इस टाइटल से जो है रॉबर्ट बर्न्स का एक प्ले है, और इस तरह जो है लॉर्ड आर्थर टेनिसन का एक पोम है, और इसका ये जो है एक नावल है। और ये इतना सिग्निफिकेंट वर्क है कि ये पूरा जो है मॉडर्न मूवमेंट को पूरा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी करता है और समेशन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डीच लॉरेंस wrote with understanding about the social life of the lower and middle classes and the personal life of those who could not adopt social norms of his times। तो मतलब फिर जो है डी लॉरेंस जो है उन्होंने जो वर्क प्रोड्यूस की जो कि उस टाइम के, जिस 20th सेंचुरी के टाइम पे जो मिडिल क्लास लोग और जो लोअर क्लास लोग कैसे रहे हैं और वो किस तरह जो है अपने नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को मेंटेन करते थे, दो जो है उसके ऊपर उसने वो वर्क लिखी है। फिर उसके एग्जांपल दी जाती है कि सन एंड लवर्स जो कि उन्होंने 1913 में लिखा है, ये आपने डेट नहीं बोलना है, इज़ वाइडली रिगार्डेड एज हिज अर्लीस्ट मास्टरपीस। यानी सन एंड लवर्स जो है ये उसका एक मास्टरपीस समझा जाता है। देयर फॉलोड द रेनबो, फिर इसका दूसरा नाम है द रेनबो इन 1915, इट्स सीक्वल, और इसके बाद में जो है वो इसके सीक्वल में वुमेन इन लव जो कि उन्होंने 1920 में लिखे। ही रोड लेडी शटरलेस लवर, कब उसने लिखा है? 1928 में, इन विच he attempted to explore human emotions more widely than contemporary and challenge the boundaries of the acceptable treatment of सेक्सुअल इश्यूज। तो उन्होंने जो है उस जो वुमेन इन लव या जो ने जो सन एंड लवर्स लिखा, तो उन्होंने वो बाउंड्री जो है वो ख़त्म की जो कि सेक्सुअल इश्यूज़ के लिए उन्होंने उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी बाउंड्रीज रखे गए थे, तो उन्होंने उस सारे बाउंड्रीज़ को उन्होंने ख़त्म की। नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ हम आते हैं, ईम फास्टर जो है हमारे पास एक ग्रेट नॉवलिस्ट है, उन्होंने लिखा अ पैसेज टू इंडिया 1924 में, इन विच रिफ्लेक्टेड चैलेंजेस ऑफ एम्पीरियलिज्म। इधर जो है उन्होंने जो एम्पीरियलिज्म के लिए, एम्पीरियलिज्म तो आप लोग जानते होंगे, एक कंट्री जब दूसरों को कॉलोनीज बनाना शुरू कर ले, इसको हम कहते हैं एम्पीरियलिज्म। आप लोगों ने ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म का नाम सुना होगा कि ब्रिटिश जो है वो क्या करते थे, वो पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को जो है वो अपना कॉलोनीज बनाते थे। वेल हिज अर्लियर वर्क, उसके जो शुरू वाले वर्क जो है तो वो हमारे पास है अ रूम विद वन व्यू है, अ रूम विद अ व्यू, एंड दूसरा जो है हावर्ड्स एंड, ये उसके दो वर्क है। एग्जामिन द एडवर्डियन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, तो ये उस टाइम पे जो एडवर्ड जो मॉडर्न टाइम है ना, उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एडवर्डियन एंड जो है जॉर्जियन जो है, तो एडवर्डियन सोसाइटी की तरफ वो रेफर करता है। देयर आर अदर नॉवलिस्ट टू हु रोट मोर ट्रेडिशनल स्टाइल, आर वॉर नॉवलिस्ट भी उस 20th सेंचुरी में रहे हैं जो ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो करते हैं। इसमें से जॉन ग्लॉसवर्दे आता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास हुज नावल द फॉरेस्टी सागा जो है इन अर्नल बीनट है, इसका द ओल्ड वाइफ्स टेल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑडोलस हेक्सेल्स फ्यूचरिस्टिक। तो बेटा ये फ्यूचरिस्टिक भी हमारे पास, फ्यूचरिज्म जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक आर्टिस्टिक, आप समझे कि एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है। देखिए बेटा ऊपर जो है मैंने इधर वो वजाहत लिखी है कि व्हाट वाज फ्यूचरिज्म और व्हाट वाज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है बेटा, फ्यूचरिज्म इटालियन, फ्यूचरिस्को इटालियन ये उन्होंने लिखी है, वाज एन आर्टिस्टिक एंड सोशल मूवमेंट। ये एक आर्टिस्टिक एंड सोशल मूवमेंट था दैट ओरिजिनेटेड इन इटली
अडोलिस हेगलर जो है वो फ्यूचरिस्टिक मूवमेंट के ऊपर वो जो है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था, जो कि एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था, एक सोशल मूवमेंट था जो इटली में ओरिजिनेट हुई एंड लेसर एक्सटेंट टू अदर कंट्रीज, और जो ममालिक थे उसमें उसका एक्सटेंट कम चली। इन अर्ली 20th सेंचुरी इट एम्फसाइज डायनामिज्म, स्पीड, टेक्नोलॉजी, यूथ, वायलेंस एंड ऑब्जेक्ट्स सच एज कार, एयरप्लेन्स एंड इंडस्ट्रियल सिटीज। तो वो जो है उसका क्या करना था कि मतलब जो डेवलपमेंट फ्यूचरिज्म जो है ये हमारे पास एक आर्टिस्टिक एंड सोशल मूवमेंट था, जिसका काम ये था वो किस चीज़ के ऊपर, डायनामिज्म के ऊपर, स्पीड, टेक्नोलॉजी, और जो है मतलब जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट आता था उसके ऊपर वो उन्होंने जो है उस फ्यूचरिज्म को यूज़ करते हुए उन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये अडोलिस हेगलर ने लिखे है और ये कब, इन 1932 में। देयर कम्स अनदर ग्रुप, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा ग्रुप आता है, द आर्डन ग्रुप, समटाइम्स सिंपली कॉल्ड द 13 पोइट्स। इसको सिंपली 13 पोइट्स के नाम से भी जाना है। वॉज अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश राइटर्स एक्टिव इन 1930s दैट इंक्लूडेड W.H. Auden, Lewis MacNeice, Celsus Dale Lewis, Stephen Spender, Christopher Isherwood, and sometimes Edward Upward and Rex Warner. One of the important writer of this period was George Orwell. यानी उस पीरियड का जो हमारे पास जो आर्डन ग्रुप है जिस पीरियड में वो रहे हैं उसका जो वन इम्पोर्टेंट राइटर है तो वो हमारे पास के जॉर्ज ऑरवेल, बड़ा ग्रेट राइटर है बेटा। ये एक एसेस भी है, एक नॉवलिस्ट भी है। ओरल वर्क्स आर कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्रीज ऑफ द कंट्रीज। तो वो जो सोशल एंड पॉलिटिकल हालात चल रहे थे मुल्क के उसके ऊपर उसका था। उसके दो नावल्स है बड़े ग्रेट, 1984 एंड द एनिमल फार्म, मैं खुद भी रीड आउट कर चुका हूँ, आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ। डीलिंग विद द इश्यूज सच एज पॉवर्टी के साथ उसका डील करते हुए उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त नावल लिखा है, द रोड ऑफ द नेगर प्रायर। टोटलिटेरियनिज्म के साथ जो वो करते हैं ना, वो जो उसके साथ जो लिंक है तो उसका एक टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर जो उसका नावल है तो वो है 1984। ये बड़ा ग्रेट टोटलिटेरियनिज्म जो मतलब ख़ास लोग जो पूरे मुल्क को संभालते हैं और इस अपने मर्जी के मुताबिक उसको चलाते हैं। एन एनिमल फार्म, ये दोनों बड़ा ग्रेट राइटर है। आपको बेटा मैं रिकमेंड करता हूँ, ये जो 1984 है ये 250 प्लस पेजेस, मतलब 250 लगभग पेजेस है, जबकि एनिमल फार्म जो है ये एक नॉवेला है जो कि लगभग 98 पेजेस है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसको आप ज़रूर रीड आउट कर ले। एंड कॉलोनियलिज्म के ऊपर जो है बज़मीज़ी डेज जो है उसका बड़ा ग्रेट वर्क है। ये खैर मैं तो खुद रीड आउट नहीं कर चुका हूँ, लेकिन जब ऑरवेल का वर्क है तो मैं उसके ऊपर कोई शक नहीं रखता। ऑरवेल वर्क्स आर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। ऑरवेल के वर्क जो है ये आपने नहीं बोलना, दीज आर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। फ्रॉम द अर्ली 1930s to late 1940s was an informal literary discussion group associated with the English faculty of the Oxford University। फिर इस दौरान जो है एक इनफॉर्मल लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप जो है इमर्ज हुई और ये लोग एसोसिएटेड थे इंग्लिश फैकल्टी का जो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसके साथ वर्ल्ड इंकिंग्स, और उसको इंकिंग्स के नाम से वो जाना जाता था। इट्स लीडिंग मेंबर्स वर मेजर फैंटेसी नॉवलिस्ट, उसके जो लीडिंग कैरेक्टर है वो बड़े फैंटेसी नॉवलिस्ट थे, C.S. लेविस हैं एंड J.R.R. टॉलकिन है। नेक्स्ट के साथ जो है 20th सेंचुरी के अंदर हमारे पास क्राइम फिक्शन भी आ गए, क्राइम फिक्शंस। ठीक है, द मर्डर मिस्ट्रीज ऑफ द रोथ रेंडल एंड P.D. जेम्स आर पॉपुलर। तो ये जो है ये बड़ा मशहूर लोग हैं जो कि क्राइम फिक्शन लिखते थे। एंटोनी पावल्स 12 वॉल्यूम साइकिल्स नावल और डांस ऑफ म्यूजिक ऑफ द टाइम, ये एंटोनी पावल का 12 वॉल्यूम का बड़ा मशहूर नावल है, साइकिल ऑफ नावल है। इट्स द कॉमिक एग्जामिनेशन मूवमेंट ऑफ द मैनर एंड पावर एंड पैसिविटी इन इंग्लिश पॉलिटिकल कल्चर एंड मिलिट्री लाइफ ऑफ द 20th सेंचुरी। देयर कम्स वॉर नावल 2। फिर इसके साथ साथ हमारे पास वॉर नावल भी आ गए, विच इंक्लूड्स गन्स नेवर एंड्स, वेयर ईगल्स डेयर, ये जो मशहूर नावल है। एंड हैगनेस द ईगल्स हैड लैंडेड एटसेट्रा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 20th सेंचुरी में वॉर नावल्स एंड क्राइम फिक्शन और इस तरह की बहुत सारे मूवमेंट जो है उन्होंने अपने वर्क प्रोडक्ट्स
प्रोडक्शन करना शुरू की, प्रोड्यूस करना शुरू की। सो बेटा दिस वाज अबाउट द 20th सेंचुरी नॉवल और एंड नॉवलिस्ट। तो इवन देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी। बेटा एक सजेशन मैं आपको देता हूँ, जब कोई भी आप स्टडी करते हैं ना, तो आप इसका पहले आपने इसका टेम्पर स्टडी करना है। कि फॉर एग्जांपल विक्टोरियन आप स्टडी करते हैं तो आप सबसे पहले स्टडी कर ले कि विक्टोरियन का टेम्पर कैसा था, उसका मिजाज कैसा था, हालात कैसे थे, सोशल एंड पॉलिटिकल क्या कंडीशन चल रहे थे, तो तब आपको बहुत ज़बरदस्ती समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ जो है हमारा 20th सेंचुरी भी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह फिर हम प्रॉपरली मॉडर्न एज की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, सवाल ना है तो हमारे साथ रहे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और बात बेटा, इस पूरे क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हमारे पास इसके वो शॉर्ट नोट्स जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, और जो इसके MCQs नोट्स है वो भी हमारे पास मौजूद है, जो आपके टेस्ट के लिए इंतहाई लाजमी है। तो अगर आपको बेटा ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।